नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आप लोगों के जितने भी डाउट प्रश्न थे उन सारे ही प्रश्नों का हम लोगों के द्वारा काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद से वैलिड प्रूफ यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। और ये जो वैलिड प्रूफ है, वैलिड जो रिसोर्स है, एनसीईआरटी की बुक हो गया, एनआईओएस हो गया, इग्नू की बुक, कुछ यूनिवर्सिटी की बुक इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा पीआईबी के डेटा के साथ साथ जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट की यहाँ पे वेबसाइट है, सेंट्रल स्टेट दोनों ही जगहों से डेटा को फिल्टर आउट करने का प्रयास किया गया और साथ में कुछ कुछ इंटरनेशनल वेबसाइट का भी सहारा लिया गया है। तो बिल्कुल ये वैलिड प्रूफ के रूप में मौजूद है, आप लोगों के पूरी तरीके से प्रोवाइड करा दी जाएगी। निस्संदेह बेझिझक आप लोग इसको आयोग के पास भेज सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने कल से जो कमेंट किया है, व्हाट्सएप किया है, टेलीग्राम किया है, कुल मिला के मैंने 11 प्रश्नों के यहाँ पे कैटेगरी बनाया हुआ और 11 प्रश्नों में 4 से 5 प्रश्न तो ऐसे हैं जो कि अभी भी समस्या बनी हुई है। आयोग इस पे क्या डिसीजन लेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन 5 से 6 प्रश्न लगभग ऐसे हैं जो लगभग आयोग का जो आंसर की है लगभग ये देखा जाए तो यथावत रहने की यहाँ पे पूरी तरीके से संभावना है। यहाँ पे बहुत अधिक छेड़छाड़ होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस डाउट को भी क्लियर करना ज़रूरी था आप लोगों को, इसीलिए मैंने इन सारे प्रश्नों को शामिल किया ही किया है। उसके बाद हम लोग पूरा कट ऑफ को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आयोग का क्या मूड होगा इन सारे वैलिड प्रूफों के आधार पे, ये हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले उन 11 प्रश्नों को आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे प्रश्न उसमें शामिल किया गया है। अभी हम लोग एक एक प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। कुछ ज़रूरी सूचनाएं हैं, जल्द ही यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट होने वाली है। प्रीलिम्स 2024 के लिए क्लासेज आरंभ होने वाली है। इसके अलावा घटना चक्र एक क्वेश्चन पे पूरा डिटेलिंग के साथ जिस तरीके से प्रश्न बनाया जा रहा है, डेटा का इसमें पूरी तरीके से भरमार रहेगा ही रहेगा। तो इन सारी ही चीज़ों को आप अवेल करने के लिए ठीक है कुछ नहीं करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आइए हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं पीछे के कुछ इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जनगणना को लेकर। तो देखिए जनगणना को लेकर एनसीईआरटी का जो डेटा है साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है। पहली जो जनगणना 1872 में हुई थी और उसके बाद संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। और आयोग पूछ रहा है कि सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम का संबंध यहाँ पे 1800 ध्यान रखिएगा, ठीक है, 72 से होना चाहिए। लेकिन कुछ और भी ऑफिशियली जो डेटा के रूप में मौजूद है यहाँ पे देख पा रहे हैं, सेंसस ऑफ ब्रिटिश इंडिया ऑफ 1871-72 लंदन से प्रकाशित रिपोर्ट है। तो ये अब कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आयोग इस पर क्या डिसीजन लेने वाला है। उसके बाद यहाँ पे हार्डिंग बम कांड की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैंने जो डेटा जो शामिल किया हुआ है रिसोर्स के रूप में वो है यहाँ पे एनआईओएस की यहाँ पे बुक है। और एनआईओएस की अगर बुक में यहाँ पे देखा जाए तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है दोनों ही गतिविधियों को यहाँ पे ठीक है जिम्मेदार ठहरा रहा है। अनुशीलन और युगांतर समितियों से ये लोग बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए टेक्निकली रूप से तो अनुशीलन समिति के बाद से ही यहाँ पे युगांतर समिति यहाँ पे बना, अलग उसका ब्रांच के रूप में यहाँ पे खुला। तो जो भी यहाँ पे क्रांतिकारी जो लोग मौजूद थे ये दोनों ही समितियों से बिलोंग करते थे। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी अगर अनुशीलन समिति को मान ले आयोग तो इस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कैप्टन हॉकिंस को लेके। ये भी एक बहुत ही अधिक इस बार का कंट्रोवर्शियल प्रश्न है। देख पा रहे हैं वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया हुआ था। तो 1611 में नहीं आया था, कई जगह 1608 दिया है, कई जगह 1609 दिया हुआ है। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। मैंने यकीन मानिए ये जो है लाइन जो है यहाँ पे अपने आप में अभी इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि ये जो कोचिंग संस्थानों को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे जनरली जो भी ऑथेंटिक बुक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इग्नू का बुक लिया हुआ है, यहाँ पे महावीर यूनिवर्सिटी का बुक लिया है, कहीं भी इसकी भाषा को लेके दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ पे जो कैप्टन हॉकिंस से काफ़ी ग्लोबलाइज व्यक्ति था, मतलब कह सकते हैं घूमने फिरने वाला, व्यापारिक गतिविधियों पे पार्टिसिपेट करने वाला व्यक्ति था। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। लेकिन अब यहाँ पे भी जो गेंद है आयोग के पाले पे है कि आयोग क्या निर्णय लेगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे हर जगह यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ उस तरह की गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगा। तो अब यहाँ पे पूरी तरीके से आयोग पे डिपेंड करता है। 1608 यहाँ भी दिया हुआ है और उसके बाद से यहाँ पे भी कुछ वही बात है। 1600 देख पा रहे हैं 8 में अंग्रेज़ों का पहला जहाजी बेड़ा जो आया भारत में 1608 में आया। लेकिन देख पा रहे हैं यहाँ पे हॉकिंस इस बेड़े का यहाँ पे क्या था तो कप्तान था। अब कहीं से भी उसकी भाषा का जिक्र नहीं किया गया। ये एक सबसे बड़ी समस्या का कारण है।
कुछ एक कोचिंग संस्थानों के नोट्स को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे भी समस्या बनी हुई है। दूसरा है यहाँ पे भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है। यहाँ पे जो पहला जो ऑथेंटिक जो प्रूफ है यहाँ पे एनसीईआरटी का, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स की जो बुक है इसमें साफ साफ दिखाया गया है यहाँ पे एज पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इंडिया हैज सेट इटसेल्फ गोल द, ठीक है, अचीविंग द लार्जर गोल ऑफ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाई यहाँ पे 2045, ठीक है, 2045। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट देखें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, ठीक है, वेलफेयर का रिपोर्ट, ये है आपका 2021 का यहाँ पे 2045 साफ साफ दिया हुआ है। ये पुराना रिपोर्ट है 2017 का, इसमें भी साफ साफ यहाँ पे 245 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको लेके मेरे ख्याल से आप, ठीक है, बिल्कुल फुल प्रूफ होकर यहाँ पे, ठीक है, कंप्लेन कर सकते हैं। अब इसके बाद की पता नहीं मुझे, ठीक है, कि कोई डेटा अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है अभी तक कि, ठीक है, जितना भी प्रयास था हमारा अभी तक डेटा हमको यही मिला हुआ है। अगर कोई दिक्कत हो देखिए नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। किसी का प्रयास 100% कभी सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है, 100% कुछ नहीं होता है। तो अगर कुछ चीज़ अगर छूट रहा हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे खरीदादार कौन था, इसको लेके सबसे अधिक मेरे पास मैसेज आया कि सर चूँकि, ठीक है, मैं हिस्ट्री पढ़ाता भी हूँ, ठीक है, हिस्ट्री के साथ साथ सब पढ़ाता हूँ, लेकिन हिस्ट्री, ठीक है, ऑप्शनल वगैरह में कंप्लीट कराता हूँ। तो खरीदादार कौन था देखिए यहाँ पे। अब इसको लेके ना यहाँ पे इतना सारा बुक पढ़ने के बाद भी इस तरीके की शब्दावलियाँ देखने के लिए नहीं मिलती है। दिल्ली सल्तनत से इसका, ठीक है, संबंध है पूरी तरीके से। और यहाँ पे बुक मिला, ठीक है, इस बुक का मैं चर्चा कर देता हूँ। यूथ कंपटीशन का है यहाँ पे, ठीक है, जीएस पॉइंटर का बुक है। सोचिए वहाँ पे एक शब्द मुझे मिला खरीदादार, फरमानों को भेजने वाला ये अधिकारी होता था। तो आई होप अभी देख के आप लोगों को कुछ ठंडक जरूर मिला होगा। सबसे अधिक इसको लेकर कल मैसेज पे मैसेज मेरे पास आ रहा था। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे सबसे अधिक बड़ा एक कंट्रोवर्शियल बन के, अभी कंट्रोवर्शियल प्रश्न बन के यहाँ पे सामने आ रहा है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग बजट की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 का डेटा है, 2023-24 का है। पूरा जो वित्त मंत्री के द्वारा जो भाषण दिया गया है यहाँ पे देख पा रहे श्री सुरेश कुमार खन्ना का, उस पर ये जिक्र किया गया है। लाइन दिया हुआ है पूरा 9.23%। किसका, तो यहाँ पे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का यहाँ पे दिया गया है। लेकिन वहीं हमें कुछ और भी उत्तर प्रदेश के कुछ हम लोग, ठीक है, साइट की बात करें तो यहाँ पे जो डेटा दिया है हूबहू 12.8% दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे आपका सामने है। दूसरा भी उसी तरीके से यहाँ पे जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, इसमें कह रहा है कोई वन नहीं है। तो यहाँ पे आपको, ठीक है, किसी क्षेत्र में 1% भी हमें देखने के लिए मिला। तो अब 1% भी तो कुछ ना कुछ वन होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ भी आयोग क्या एक्शन लेगा इस पर भी मैं 100% बिल्कुल मैं श्योर नहीं हूँ। उसके बाद केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसको लेके रक्षा व्यय को लेके बहुत सारा कमेंट आया मेरे पास कि 8%। और यहाँ पे रक्षा बजट को लेके साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पे कि टोटल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल बजट ऑफ इतना यहाँ पे दिया हुआ है और उसका कितना है 13.18%। 13.18% यहाँ पे दिया हुआ है। और ये पूरा PIB की साइड से लिया गया है। यहाँ पे पूरा बजट का डेटा है, तो आप इसका, ठीक है, सोर्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे संघीय बजट 2023-24, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है मनरेगा के लिए, यहाँ पे, ठीक है, सर्वाधिक कटौती जो दर्ज की गई है ये बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पूरा तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी जो है यहाँ पे 6,000 करोड़ दिया जा रहा है। और पिछले बार जो दिया गया था 2022-23 में ये 73,000 करोड़ दिया गया था। तो कटौती हुआ है यहाँ पे, पहला सही है। लेकिन यहाँ पे दूसरा प्रश्न पड़े यहाँ पे जल जीवन को लेके कि जल जीवन मिशन आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। अब जो सर्वाधिक जो प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है 11 से 63 हो रहा है, खुद देखिए। और ये कितना हो रहा है 55 से 70 हो रहा है। अब ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। अगर देखा जाए जो बड़ा जो जंप दिखाई दे रहा है 2020-21 से 2021-22 में यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं 11 करोड़ से सीधे कितना हो गया 63 करोड़। यहाँ कितना हो रहा है 55 से 70 करोड़। तो यहाँ पे जो जंप है, यहाँ पे जो सडन जो जंप है यहाँ पे बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत इस प्रश्न को लेकर समस्या हो सकती है।
उसके बाद निम्नलिखित में से निर्धनता के प्रकार, ये भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रश्न रहा है। अब यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी का जो डेटा है, एनसीईआरटी की जो बुक है, इसमें 2 कैटेगरी दिया हुआ है, साधारण निर्धन और सामान्यतः निर्धन, जो यही बोला जाता है पूर्ण और सापेक्ष। लेकिन तीसरा भी यहाँ पे जो निर्धनता का जो प्रकार दिया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे चिरकालिक हो गया या फिर यदा कदा हो गया, अल्पकालिक हो गया यहाँ पे। अब इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, और जैसे संविधान को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, उसको आप अपने तरह यूज नहीं कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है ना, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा उसका। तो यहाँ पे भी कुछ कहने की मैं स्थिति में नहीं हूँ कि क्या यहाँ पे आयोग एक्शन लेगा, लेकिन यहाँ पे इसको आप वैलिड सोर्स के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। अब इसमें देखेंगे तो प्रश्नों को बहुत अधिक तोड़ा मड़ोड़ा गया है। ऊपर पूछ रहा है 2021-22 और नीचे डेटा दे रहा है 2020-22। ये सबसे बड़ी समस्या है। अब यहाँ पे पहला जो प्रश्न है पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई। अब यहाँ पे खुद सोचिए, HDI समझ रहे, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, यहाँ पे रैंक अगर 1 है तो अच्छा है ना। रैंक 1 से अगर ये 10 में अगर आके गिर जा रहा है तो अब स्वाभाविक सी बात है कि उसकी स्थिति क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। स्थिति अगर उसकी ख़राब हो रही है, उसका डिक्लाइन हो रहा है, तो गिरेगा कि उन्नत होगा, खुद सोचिए। यही हाल भारत के संदर्भ में डेटा बिल्कुल सही दिया हुआ है। 2020 में 130 और 2022 में यहाँ पे 132 दिया हुआ है। बहुत स्टूडेंट यहाँ पे 131 भी बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा जो 130 से 132 होगा तो ये गिर रहा है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि गिर ही रहा है यहाँ पे, इससे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे डाउट जरूर है। 2021-22 के संदर्भ में दिया हुआ है और पूछ रहा है 2020 और 22 के संदर्भ में। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे भी देखिए आयोग का उत्तर है सी कि यहाँ पे GSDP का 3.5% राजकोषीय घाटों की राज्यों की अनुमति। अब यहाँ पे साफ साफ लाइन दिया हुआ है कि स्टेट विल बी अलाउड ए फिजिकल डिफिसिट ऑफ, ये सब बजट का है, ठीक है, 3.5% ऑफ GSDP ऑफ विच 0.5% विल बी टाइड टू पावर सेक्टर रिफॉर्म। बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो इसको लेके यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इस पर कंप्लेन करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से पूरा ठीक है। 11 प्रश्नों को मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग देखिए आयोग की जो कट ऑफ की बात कर ले, ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे जो मैं कट ऑफ आपको पिछले 2-3 दिनों से दे रहा हूँ, ये बार बार मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए अभी आप लोग कॉन्फिडेंट रहिए। कुछ कोई कहा नहीं जा सकता है, इतनी किसी की दूरदर्शिता नहीं है, सब कोई अनुमान लगा के ही बोल रहा है। तो इसीलिए आप लोग डीमोटिवेट होके नहीं चलिए, बल्कि बिल्कुल मोटिवेट रहिए। और जिनका भी इसके बीच यहाँ पे आ रहा है, कम से कम आप यहाँ पे जो भी, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने दिया हुआ मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट को लग रहा है कि ये नंबर है, क्वेश्चन का नंबर नहीं है, मार्क्स है, ठीक है। तो इसमें 4 से 5 नंबर का वेरिएशन करके ज़रूर चले। इसमें साफ साफ लिखा भी हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे, वेरिएशन ज़रूर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो हो या नहीं हो, सीधा सा मेरा एक ही जवाब है, मेंस की तैयारी में आप लोग लग जाइए, मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसके बाद से आपको कभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फिर कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे अपना कमेंट करिए, आपको अपडेट मिलते रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और आयोग के पास अपना, ठीक है, जो कंप्लेन है मैं इसे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से आप, ठीक है, डाउनलोड करके ज़रूर भेजें। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।